सो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम देख रहे थे जे के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस को। तो गाइस काफी सारी चीजें हम देख बैठे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वेटेज जो है ये 30 मार्क्स की है। इसी में आगे चल के आपको एक फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक मिलेगा। तो गाइस काफी सारे वीडियोस जो हैं लगभग आपको 8 पार्ट्स जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हो गए हुए हैं, देखने को मिल गए हुए हैं। तो ये पार्ट 9th है हमारा और इसमें हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और ये आर्टिकल कौन सा है गाइस? ये आर्टिकल है हमारे पास 32। तो आर्टिकल 32 में किस प्रकार के प्रोविजंस हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसका क्या टाइटल है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। और इसमें आपको रिट्स देखने को मिलती हैं। इनका टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स की ये रिट्स हैं, मैं आपको सारी ये पांचों टाइप्स की बताऊंगा। क्या हैबेस कॉर्पस होती है, मैंडामस क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, सर्शियोररी क्या है या कोवरेंटो क्या है। तो गाइस इसके साथ साथ हर एक रिट का स्कोप क्या है, ये किसके खिलाफ आप इशू कर सकते हैं, किसके खिलाफ नहीं कर सकते। गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कम से कम एग्जाम में जो है एक मार्क्स जो है अपना यहां से सिक्योर करें, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो गाइस फंडामेंटल राइट्स ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा भी पार्ट है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है और जितने भी ये पार्ट्स हो चुके हैं काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक एग्जाम में इनमें से कोई ना क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। तो गाइस इस प्रकार से हमारे पास जो है टोटल आपको 11 आप कह सकते हैं कि टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। और इन्हीं में ये जो सेकंड वाला टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मेशन के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं। फंडामेंटल राइट्स हम देख रहे हैं और इसमें पार्ट 9 है हमारा। इसके अलावा और भी काफी सारे टॉपिक्स जो हैं इस कंपोनेंट के हम कवर कर बैठे हैं। तो गाइस जब भी आपको तैयार करने हैं फंडामेंटल राइट्स तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जितने भी हैं आपके पहले 7 थे और ये जो 6th वाला फंडामेंटल राइट है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने हैं और उन फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, उन हर एक आर्टिकल का टाइटल क्या है गाइज, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर एग्जाम इजी पूछा जाता है तो एग्जाम में आपको ये आर्टिकल दिया जाएगा और आर्टिकल के सामने हो सकता है उसका टाइटल दिया जाए और आपको मैच करने के लिए बोले। तो यहां पर एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं कि आर्टिकल 14 से 18 तक है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम आते हैं हमारे पास 19, 20, 21, 22। तो हर एक वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया, तो आई होप कि आपको ये अब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था आर्टिकल 31 के तहत, इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिमूव किया गया, इसको रिप्लेस किया गया। कहां से? इसको थर्ड पार्ट से उठा के जो है पार्ट 12th में डाला गया। अब आर्टिकल 300A के तहत ये अब हमारा लीगल राइट है। तो गाइस यहां से भी क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। एट प्रेजेंट हमारे पास कितने हैं? एट प्रेजेंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो गाइस क्या है आर्टिकल 32, ये देखना बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहा है, आपको एक एक लाइन गाइस काफी ध्यान से पढ़नी है क्योंकि स्टेटमेंट टाइप्स भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्या कह रहा है, मेयर डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज मीनिंगलेस, यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव मशीनरी फॉर देयर एनफोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। तो गाइस यहां पर ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मानिए अलग अलग से जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको दे दिया है, लेकिन कोई ऐसी मशीनरी नहीं दी है, अगर कोई मशीनरी नहीं दी है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होते हैं, इन्फ्रिंज होते हैं या किसी भी प्रकार का वायलेशन होता है तो आप अपील कहां कर सकते हैं, आप कहां पर जा सकते हैं। अगर इस प्रकार का प्रोविजन नहीं होता तो ये जो फंडामेंटल राइट्स थे ये आपके मीनिंगलेस थे, यूजलेस थे, वर्थलेस थे। लेकिन इसी यूजलेसनेस या वर्थलेसनेस को रिमूव करने के लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 32 डाला गया। और आर्टिकल 32 क्या कहता है? इट कन्फर्स द राइट टू रिमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। अगर कोई भी सिटीजन है उसके कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है यानी वो एग्रीव्ड पार्टी बनता है, तो ये आर्टिकल 32 उसे राइट टू रिमेडीज देता है, यानी एक राइट देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक
सकता है और अपना जो फंडामेंटल राइट है उसके एनफोर्समेंट के लिए जो है बात कर सकता है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि अगर फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो एग्रीव्ड पार्टी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकती है और आर्टिकल 226 के तहत वो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में जो है वो पहुंच सकती है और अपने एनफोर्समेंट करा सकती है उस फंडामेंटल राइट का जो भी वहां पर इन्फ्रिंज हो रहा है। In other words, the right to get the fundamental rights protected is in itself a fundamental right. कि आपके पास अलग अलग प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपको मिले, आपको किस मैकेनिज्म के थ्रू मिले, ये मैकेनिज्म भी आपके पास जो है ये भी एक फंडामेंटल राइट है, ये यहां पर जो है वो कहना चाहता है। गाइस यही इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 32 जो है ये डाला गया कि आपका अगर किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और यही कारण है कि इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने क्या कहा है। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के रिगार्डिंग आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो इन्होंने आर्टिकल 32 के बारे में क्या कहा है, बहुत खूबसूरत इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है ये जो आर्टिकल 32 है, इट इज एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ नलिटी, कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ना होता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नलिटी होता, लगभग इसका कोई भी मीनिंग नहीं रहता, यानी इसका कोई भी यूटिलिटी जो है नहीं रहता। यही कारण है कि इन्होंने इस आर्टिकल 32 को क्या कहा है, सोल कहा है और हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका पार्ट 3 आ जाएगा। और कौन से आर्टिकल को सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो ये आर्टिकल 32 आ जाएगा। और इसको किसने कहा है, तो ये आपका डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। गाइस इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दी थी। उस जजमेंट में क्या कहा था कि जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको इंक्लूड किया था सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अगली जजमेंट्स में आर्टिकल 32 को भी कहा है कि ये बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक फीचर का ये मतलब हो जाता है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो किसी भी तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर को, इस बेसिक फीचर को जो है अमेंड नहीं कर सकती। तो गाइस आपको यहां कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसके पास कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंडमेंट करती है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये जो मैं चीज आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोल रहा हूं। तो गाइस इसके साथ और भी कहता है कि अब आर्टिकल 32 में आपको किस प्रकार के प्रोविजंस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि इसको बी आर अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अगर ये आर्टिकल 32 नहीं होता तो ये फंडामेंटल राइट्स भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कराने का भी कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहां पर आप सिंपल सी एक बात कह सकते हैं कि अगर आपको कोई पर्सन कहता है कि मैं आपको 1 करोड़ जो है वो दूंगा, लेकिन अगर वो पर्सन आपको 1 करोड़ नहीं देता है तो आप किसके पास जाके अपील कर सकते हैं। और अगर किसी के पास अपील करते हैं तो वो आपको ये प्रोवाइड करता है, तो वो मैकेनिज्म आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। वरना अगर ये मैकेनिज्म ना हो तो आपको अगर किसी ने कहा है कि मैं 1 करोड़ दूंगा और अगर वो नहीं भी देता है तो आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये 1 करोड़ कहने वाली बात जो है ये किसी भी मतलब की नहीं है, इसका ये एक बेसलेस बात है। तो यही आपको यहां समझना है, कोरिलेट करना है आपको फंडामेंटल राइट्स के साथ। अब ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 जो है ये कुछ 4 एक इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको प्रोवाइड करता है। ये क्या कहता है, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज गारंटीड। कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप एक एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स करके, एप्रोप्रिएट पाथ को फॉलो करके आप फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये आपको गारंटी देता है। ये फंडामेंटल राइट आपको 32A में देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट कह रहा था सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस, कि मानिए अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट जो है वायलेट कर रही है कोई भी पार्टी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर रहेगी कि वो इशू डायरेक्शंस को इशू कर सकता है, वो ऑर्डर इशू कर सकता है या रिट इशू कर सकता है आपका जो भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसकी एनफोर्समेंट के लिए। The writs issued may include habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto। तो गाइस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में जो आने वाली स्लाइड्स हैं उनमें डिटेल में ये जो आपको जितनी भी हमारे पास पांचों रीट्स हैं इनका डिटेल में अर्थ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप किसके खिलाफ जो है वो कोर्ट इनको इशू कर सकता है और किसके खिलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि एट द एंड आपका अगर ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहीं से पूछा जाएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है, ये प्रोविजन कह रहा है कि अगर फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट होता है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वह उस फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट के लिए ऑर्डर, रिट या कुछ भी जो है वो ऑर्डर इशू कर सकता है या रिट इशू कर सकता है या डायरेक्शंस जो है वो इशू कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट, की आर्टिकल 226 के तहत आपका हाई कोर्ट आ गया, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों के अलावा भी आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रीट्स ऑफ ऑल काइंड्स, की ये जितनी भी रीट्स यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिली हैं अगर जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकती है और वो भी एज अ गारंटियर जो है डिफेंडर बन सकता है इन फंडामेंटल राइट्स का। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, आज तक जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो यही कारण है। However, this can be done without prejudice to the above powers conferred on the Supreme Court. Any other court here doesn't include high courts because article 226 has already conferred these powers on the high courts। तो मैंने आपको बता दिया, हालांकि ये जो प्रोविजन एनी अदर कोर्ट वाला था इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने आज तक कभी भी जो है अप्लाई नहीं किया, यानी किसी भी और कोर्ट को पावर नहीं दी है। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि एनी अदर कोर्ट का मतलब यहां पर हाई कोर्ट नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट को ऑलरेडी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 226 के तहत दी है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लाइनें हैं, यहां से आपको कंसेप्ट क्लियर करना और एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो गाइस इसी तरीके से जो हमारे पास डी यहां पर ये दे रहा है 32 डी, ये कह रहा द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके तहत आर्टिकल 32 है आपके पास और उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये जो राइट है आपका सस्पेंड कभी नहीं हो सकता एक्सेप्ट कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्शन देता है। Thus, the Constitution provides that the President can suspend the right to move any court for the enforcement of the fundamental rights during a national emergency, आर्टिकल 359। तो गाइस आर्टिकल 300 जो है यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर 300 में 360 में आपको जो है ये इमरजेंसी देखने को मिलेगी। सो गाइस आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है अलग अलग प्रकार की इमरजेंसीज देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आपको मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो हमारे पास आर्टिकल है 352, इसमें आपको नेशनल इमरजेंसी जो है ये देखने को मिलेगी। तो यहां पर 56 जो है 356 इसमें आपको स्टेट इमरजेंसी जो है देखने को मिलेगी। हालांकि ये आपको चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेंगी, हम इनको कहते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी की जगह वहां पर है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो यहां पर है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। और जो आपका 360 है इसमें आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये देखने को मिलेगी। तो इसी में आपको 359 जो आर्टिकल है ये आपको बताता है कि किस प्रकार की आप फंडामेंटल राइट्स को जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो गाइस यहां पर ये कह रहा है कि ये डी खुद कह रहा है, यानी आर्टिकल 32 हमें खुद कह रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में अगर राइट की वायलेशन होती है वहां पर अपील करने का जो राइट है इनके पास, इसको जो है कोई भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकता एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 359 डाला गया और उसमें ये कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि किसी भी प्रकार की नेशनल इमरजेंसी है तो ये आपका जो है ये सस्पेंड हो सकता है। तो इस प्रकार का प्रोविजन जो है ये 32 आर्टिकल में रखा गया। तो गाइस क्या कह रहा है, सिंस द राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 32
the right to move the Supreme Court where a fundamental right is infringed is in itself a fundamental right। तो मैंने आपको बता दिया कि एक राइट आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं और उन वायलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी वायलेशन आपके फंडामेंटल राइट्स की ना हो, आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं अपील के लिए। वो खुद में एक फंडामेंटल राइट है और वो हमारे पास फंडामेंटल राइट कौन है? आर्टिकल 32। The availability of alternate remedy is no bar to relief under Article 32। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि मानिए आपका कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, उस वायलेट होने के बाद आपको कोई थोड़ी बहुत रिमेडी जो है वो साइड से मिल जाती है, लेकिन ये रिमेडी आपको यहां पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि आप सुप्रीम कोर्ट तक ना जाएं। तो यहां पर यही कह रहा है, द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट रिमेडी इज नो बार टू रिलीफ अंडर Article 32। However, the Supreme Court has ruled that where relief through High Court is available under Article 226, the aggrieved party should first move the High Court। तो गाइस यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको समझनी है। तो यहां पर क्या कह रहा है, मानिए एक पर्सन का जो है वो फंडामेंटल राइट यहां पर वायलेट हो रहा है, तो उसके पास दो रास्ते हैं, एक तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, एक हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर उसे रिमेडी जो है वो थोड़ी बहुत कहीं से मिल जाती है तो इसका ये मतलब नहीं बनता कि वो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए उसका रास्ता बंद हो गया है। वो डायरेक्टली फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 222 के तहत जो है वो हाई कोर्ट में जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, अगर छोटे छोटे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आप मेरे पास पहुंचोगे तो जो काफी ज्यादा इंडिया लेवल के जो काम है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आपको रिमेडी हाई कोर्ट में मिल जाती है तो आपको जरूरत नहीं है यहां आने पर, यानी अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप पहले किसको अप्रोच करिए? आप हाई कोर्ट को अप्रोच करिए और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में आइए। तो गाइस इस प्रकार से ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, आपको याद रखने हैं। तो गाइस अब आपको क्या करना है कि मैंने आपको बता दिया कि अगर वायलेशन होती है तो वायलेशन के केस में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। तो अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार की रिट्स या ऑर्डर्स को इशू करता है ये हमें देखना होगा, और यहां से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपको एक आधा देखने को मिल सकता है। तो क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल जो है ये 226 कैन इशू द रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी एंड कोवारंटो। तो गाइस ये 5 रिट्स जो हैं वो देखेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की किस प्रकार का फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है और किस प्रकार की जहां पर रिट जो है वो या ऑर्डर इशू करना चाहिए। गाइस नेक्स्ट फिर कह रहा है, फर्दर द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स since no such provision has been made so far। only the supreme court and the high courts can issue the writs and not any other court। तो गाइस हालांकि मैंने आपको पहले भी ये बता दिया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये आर्टिकल 32 के तहत ये भी पावर है कि वो किसी भी और कोर्ट को जो है वो एम्पावर कर सकती है एक्सक्लूडिंग हाई कोर्ट्स को, क्योंकि हाई कोर्ट्स के पास ऑलरेडी जो है आर्टिकल 226 के तहत पावर है कि वो भी फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट के प्रति एज अ डिफेंडर या गारंटियर होकर खड़े हों। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं बना गया। तो आज की करंट सिनारियो में अगर आप देखें तो ये पावर आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स के पास ही देखने को मिलेगी। यहां से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो रिट्स का कंसेप्ट है फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 के तहत, ये हमने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो बारो किया गया है और वहां पर उनका क्या नाम है? प्रेरोगेटिव रिट्स। तो गाइस कितनी प्रकार की रिट्स हैं ये देखना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि हैबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, सर्शियोरेरी है, प्रोहिबिशन और उसके बाद आपकी कोवरंटो। तो अब हमें एक एक डिटेल में जो है ये देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास है हैबियस कॉर्पस, और इसका क्या मतलब होता है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको हो सकता है एग्जाम में एक ये लिटरल मीनिंग दिया गया हो और उसमें पूछा गया हो कि ये जो लिटरल मीनिंग कौन सी रिट का मतलब है, तो आपको वहां पर ये पहचानना है। तो हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब है? टू हैव द बॉडी ऑफ। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा
तो सिंपल वर्ड्स में गाइज ये है कि मानिए एक कोई आदमी जो है वो दूसरे आदमी को डिटेन कर लेता है, वो उसे पकड़ लेता है, अरेस्ट कर लेता है। मानिए कोई पुलिस वाला है किसी आदमी को पकड़ लेता है, तो उसके बाद जो है वो उस आदमी को तब तक नहीं रख सकता जब तक जुडिशरी उसे नहीं देती। तो जुडिशरी उसे क्या करती है, मानिए कि उसे कोई डिटेन कर लेता है, तो उसके बाद जुडिशरी उसे हैबियस कॉर्पस जो है रिट इशू करती है कि आप बताइए कि इसने क्या जुल्म किया है, इसने क्या इलीगल काम किया है, कि आपको कोई ना कोई रीजन वहां पर बताना है कि जिसके रीजन के बेस के ऊपर आपने जो है उसे डिटेन किया है। तो यहां पर और डिटेल में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हैबियस कॉर्पस है ये एक लैटिन टर्म है। इसका क्या मतलब है, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। It is an order issued by the court to a person who has detained another person to produce the body of the latter बिफोर इट। कि एक पर्सन जो आपने दूसरे पर्सन, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अगर डिटेन किया है तो दूसरे पर्सन ने क्या क्राइम किया है ये आपको जुडिशरी के सामने जो है प्रोड्यूस करना होगा। प्रोड्यूस करने के बाद वो जुडिशरी उसे क्या करेगी, द कोर्ट देन एग्जामाइंस द कॉज एंड लीगलिटी ऑफ डिटेंशन। वो देखेगी कि क्या इसमें कोई लीगल इशू बनता है डिटेन करने का, कोई इसे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ परमिट करता है या कहीं इसने ऐसा तो नहीं कर दिया है। अगर वो देखते हैं इट वुड सेट द डिटेन्ड पर्सन फ्री इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल। अगर वो देखेंगे कि ये गैर कानूनी तरीके से जो है इसे डिटेन किया गया है तो जो डिटेन्ड पर्सन है जुडिशरी उसको फ्री करवा देगी, यानी उसको जो है वो जिस पर्सन ने डिटेन किया हुआ उससे वो छुड़ा देगी। Thus, this writ is a bulwark of individual liberty against arbitrary डिटेंशन। तो गाइस इस प्रकार से आपको कोई भी मानिए कि आपके अगर आप कहीं पर रहते हैं, मानिए किसी सिटी में रहते हैं, तो वहां पर मानिए कोई पुलिस वाला एसपी नया आ जाता है, उसके साथ आपकी बनती नहीं है, तो वो क्या करता है सीधा आपको उठा के जो है वो डिटेन कर लेता है। तो डिटेन ऐसे अगर ये वाला आपको ये प्रोविजन आपके पास नहीं है हैबियस कॉर्पस का, तो आपको वो कितनी भी देर तक डिटेन कर सकता है। लेकिन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि अगर तुमने इसको डिटेन किया है तो डिटेन करने का रीजन बताओ। अगर तुम्हारा रीजन वैलिड है तो तुम इसे डिटेन कर सकते हो, अदरवाइज ये रीजन इलीगल है, ये वैलिड नहीं है, तो यहां पर जुडिशरी जो है उस डिटेन्ड पर्सन को फ्री करा देगी। यानी इसका जो आर्बिट्रेरी डिटेंशन का एक्शन है इसके खिलाफ एक बलवार्क है, एक आपको सेफ्टी वॉल देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो हैबियस कॉर्पस का रिट है इसको आप इशू कर सकते हैं अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो यहां से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। द रिट ऑन द अदर हैंड इज नॉट इशूड। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि जितनी भी पब्लिक सरकारी अथॉरिटीज हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके खिलाफ आप हैबियस कॉर्पस का रिट इशू कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं उनके खिलाफ ये रिट इशू नहीं कर सकते। जैसे कि अगर वो डिटेंशन आपकी लॉफुल है यानी कानून के दायरे के अंदर वो आती है, या फिर प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और कोर्ट की किसी इंडिविजुअल ने कोर्ट की अवज्ञा की है या उसकी पालना नहीं की है तो भी उसे आप डिटेन कर सकते हैं और उसके खिलाफ हैबियस कॉर्पस का रिट इशू नहीं हो सकता। या फिर किसी कंपिटेंट कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जो है ये डिटेंशन की गई है, या डिटेंशन जो है वो जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट के आउटसाइड है, मानिए कोई मिलिट्री लॉ है, कोई मार्शल कोर्ट के साथ ये जो है डिटेंशन लिंक करती है, तो यहां पर जो है जुरिस्डिक्शन कोर्ट की नहीं बनती, तो इस स्थिति में जो हैबियस कॉर्पस की रिट जो है इशू नहीं हो सकती। गाइस इसी के साथ इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है और मेंडामस। तो मेंडामस को आपने हैबियस कॉर्पस का मैंने आपको बताया कि टू प्रूव द बॉडी ऑफ, तो यहां पर आपको याद रखना है मेंडामस का मतलब होता है कमांड, यहां पर आपको कमांड मिलती है। तो लिटरली इसका क्या मतलब है, वी कमांड, इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म। तो गाइस जैसे इस टाइम जो है वो कोविड चल रहा है, तो कोविड के दौरान जो है अगर कोई ऑफिशियल सरकारी ऑफिशियल जो है वो काम नहीं करता, तो काम ना करने के बाद अगर उसकी कंप्लेन कहीं पहुंचती है तो इस स्थिति में जो जुडिशरी है वो उसे मेंडामस रिट जो है इशू कर सकती है टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म। और इस स्थिति में उसे रिफ्यूज भी नहीं कर सकता, या उन ड्यूटीज को परफॉर्म करने में अगर वो फेल हुआ है या रिफ्यूज उसने किया है, मना किया है, तो उसके खिलाफ जो है ये वही कमांड या फिर आप कह सकते हैं मेंडामस रिट जो है इशू की जाती है। It can also be issued against any public body
कारपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल हो गया, गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस, कि ये जो रिट है आपकी किस किस के खिलाफ हो सकती है। कोई प्राइवेट एंटिटी है, यानी कोई कंपनी है आपकी, कारपोरेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर किसी न किसी स्टैट्यूटरी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, तो उसके खिलाफ आप ये वही कमांड मैंडामस का रिट इशू कर सकते हो। इंफीरियर कोर्ट जो आपके लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, या कोई ट्राइब्यूनल आपने बनाया है, या आप गवर्नमेंट के खिलाफ जो है इनके खिलाफ भी आप मैंडामस रिट को इशू कर सकते हैं। लेकिन ये रिट आप नहीं भी इशू कर सकते। किन किन को नहीं इशू कर सकते? अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है या कोई बॉडी है तो उसके खिलाफ आप ये रिट इशू नहीं कर सकते। या फिर आप किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डजंट पोसेस स्टैट्यूटरी फोर्स, कि कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसके पीछे जो है वो लीगल बैकिंग नहीं है, आप उसके खिलाफ भी जो मैंडामस रिट है ये इशू नहीं कर सकते। व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी, अगर वो ऐसी ड्यूटी है जो कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वो आप अपनी मर्जी है आपकी करें या ना करें, तो उसको करवाने के लिए भी मैंडामस रिट इशू नहीं की जा सकती। या फिर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको भी एनफोर्स करने के लिए आप इसको जो है मैंडामस की रिट इशू नहीं कर सकते। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ कोई भी स्टेट का है, या कोई चीफ जस्टिस है एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। देखिए यहां पर जुडिशियल कैपेसिटी मानिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हैं, कौन है हमारे, ये एस.ए. बोबड़े हैं। तो एस.ए. बोबड़े अगर जुडिशरी का काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मैंडामस रिट इशू नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप जुडिशरी को छोड़ दें, वो अपने आप उनकी कह सकते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है अपने, तो इस स्थिति में उनके खिलाफ भी जो है ये रिट इशू हो सकती है। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, इस किसी ना किसी को रोकना। तो लिटरली इसका मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड मतलब रोकना। इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। तो सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी है कि हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट या फिर कोई ट्राइब्यूनल है। तो गाइस ट्राइब्यूनल क्या होता है, मानिए यहां पर कोर्ट के पास जो है अलग अलग प्रकार के केसेस हैं। तो कोर्ट क्या करता है कि कुछ केसेस को जो है, जो आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट से या वाटर से रिलेटेड है, तो उनको क्या करता है, कोई एक अलग से बॉडी बनाकर उसको ये पावर दे देता है कि तुम इसको देखो और तुम्हारा जो भी ये डिसीजन होगा ये बाइंडिंग होगा। यानी जो हमारा डिसीजन होगा, जो तुम्हारा डिसीजन होगा, उसको एक तरीके से इंटरसेप्ट किया जाएगा कि वो हमारा डिसीजन होगा। जब इस प्रकार से गाइस जो है आपकी जुडिशियल बॉडी से जो एक्स्ट्रा बॉडीज बनती हैं, इनको हम क्या कहते हैं गाइस, इनको कहते हैं क्वेसी जुडिशियल बॉडीज। तो ये टर्म भी आपको याद रखना है। ये इनका काम क्या होता है, जो इनको पर्पस दिया गया होता है, जैसे ही ये पर्पस हल हुआ इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से क्या कहता है, ये जो हायर कोर्ट होता है यानी सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का जो जुरिस्डिक्शन या फिर वो अपने आप को मानिए हायर कोर्ट की जो हाई कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे इनकी जुरिस्डिक्शन जो कम होती है, लेकिन अगर ये हाई कोर्ट या क्वासी जुडिशियल जो आपके ट्राइब्यूनल्स आगे ये सुप्रीम कोर्ट के बराबर का काम करने लगे, तो इस स्थिति में जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करता है हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट इन कोर्ट्स को। Thus, unlike mandamus that directs activity, the prohibition directs inactivity। तो यहां पर आपको याद रखना है कि मैंडामस का मतलब क्या था कि कोई सरकारी ऑफिशियल काम नहीं कर रहा है तो उसको काम करने के लिए ये कहता है मैंडामस का, लेकिन प्रोहिबिशन उसे रोकता है कि आप ये जो काम कर रहे हो इसको रोक दो। मानिए कोई लोअर जुडिशरी में कोई केस चल रहा है तो उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हाई सुप्रीम कोर्ट को के पास भी है या सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास लेना चाहता है, तो वो इनको रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करेगा कि आप ये जो इन्वेस्टिगेशन या ये केस को चला रहे हो इसको यहां पर रोक दो। गाइस क्या कह रहा है, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटीज। कि मानिए कोई आदमी अपने घर में काम कर रहा है तो उसको यहां पर प्रोहिबिशन की जो रिट है इशू नहीं होगी, ये केवल और केवल आप उन्हीं के खिलाफ इशू कर सकते हैं जो या तो जुडिशियल हैं या क्वेसी जुडिशियल हैं, सेमी जुडिशियल भी इनको कह सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं। क्या कह रहा है, इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ आप प्रोहिबिशन का रिट इशू नहीं कर सकते, लेजिस्लेटिव के खिलाफ नहीं कर सकते, या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी है उनके खिलाफ भी नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं तो किन के खिलाफ,
केवल और केवल ये आपका हो सकता है, किन के खिलाफ हो सकता है? यहां पर हमने अभी देखा ये जुडिशियल और क्वेसी जुडिशियल जो अथॉरिटीज हैं उन्हीं के खिलाफ। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ गया सर्शियोरेरी। तो सर्शियोरेरी का क्या मतलब है? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि मानिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट बैठा है, यहां पर आपका हाई कोर्ट बैठा है या कोई और कोर्ट बैठा है, तो इस कोर्ट में कोई जो है वो प्रोसीडिंग चल रही है किसी केस के बारे में, तो इसको क्या करता है, या तो ये चल रही है या ये फिनिश हो चुकी है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जब कुछ मांगता है तो भी उसे रिट ऑफ सर्शियोरेरी जो है वो इशू करनी होगी, या इसको रीलुक करने के लिए अगर ये लोअर जुडिशरी को कहता है तो भी ये आपकी रिट ऑफ सर्शियोरेरी जो है ये इशू करता है। डिटेल में देखते हैं इसको, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। It is issued by the higher court to the lower court or tribunal either to transfer a case pending with the letter to itself or to squash the order of the letter in a case। तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि लोअर जुडिशरी में जो भी केस चल रहा है, अब ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि ये उन्हें ये भी कह सकता है कि इस केस को आप खारिज कर दो, या ये जो केस है ये ट्रांसफर कर दो मेरे पास, इसको अब मैं देखूंगा। It is used on the grounds of excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law। कि अगर मानिए ये इस प्रकार की रिट जो है कब इशू की जाती है, जब जो काम सुप्रीम कोर्ट का होता है लेकिन किसी न किसी कारण वो अथॉरिटी या वो आप कह सकते हैं एम्पावरमेंट जो है वो लोअर जुडिशरी के पास आ जाती है, या फिर उनके पास जुरिस्डिक्शन ऐसी नहीं होती है कि जिस केस को वो हैंडल कर रहे होते हैं, या कोई लॉ में एरर आ जाता है, तो इस प्रकार के केस को सुप्रीम कोर्ट अपने पास खींचता है और इस केस में वो रिट ऑफ सर्शियोरेरी को यहां पर इशू करता है। Thus, unlike prohibition which is only preventive, certiorari is both preventive as well as curative। तो गाइस यहां पर क्या कह रहा है कि जो प्रोहिबिशन की रिट है ये आपकी प्रिवेंटिव है, यानी ये आप कोई काम कर रहे हैं उसको रोकता है कि आपको ये नहीं करना है, लेकिन ये सर्शियोरेरी की जो रिट है ये आपकी प्रिवेंटिव ही भी है, ये क्यूरेटिव भी है, यानी ये भी कह सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं इसको रोक दो, या फिर इसको आप रीलुक करो, इसमें कोई गलती हुई है इसको आप फिर से देखो, तो इसमें ये क्या आ जाएगा, ये आपकी क्यूरेटिव भी आ जाएगी। गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, क्या कह रहा है, प्रीवियसली द रिट ऑफ सर्शियोरेरी कुड बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। कि 1991 से पहले क्या हुआ करता था कि ये जो सर्शियोरेरी रिट है ये जुडिशियल, या फिर मैंने आपको बताया कि जो ग्रीन ट्राइब्यूनल्स वगैरह होते हैं, नेकलेट हो गया, जैसे आपका कोई भी और रिवर डिस्प्यूट को लेके कोई ट्राइब्यूनल बिठाया जाता है, तो उनके खिलाफ ही ये रिट इशू की जा सकती थी। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो रिट है इट कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अफेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक प्रोहिबिशन। सर्शियोरेरी इज आल्सो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर बॉडीज। तो गाइस पहले क्या हुआ करता था 1991 से पहले कि जितनी भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज थी उन्हीं के खिलाफ आप रिट ऑफ सर्शियोरेरी को इशू कर सकते थे, लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को भी इंक्लूड किया। हालांकि आज भी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या फिर लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उनके खिलाफ जो है वो रिट ऑफ सर्शियोरेरी इशू नहीं की जा सकती। तो गाइस काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है ये, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है अगर एग्जामिनर डिटेल में क्वेश्चन पूछता है तो यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमारी लास्ट वाली जो रिट है इसका मतलब है को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, कि किस अथॉरिटी के साथ या किस वारंट के साथ जो है आप किसी ऑफिस को जो है वो होल्ड कर रहे हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका यूज आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सिंपली यहां पर बता दूं कि मानिए कोई एक ऑफिशियल पोस्ट है, मानिए यहां पर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठते हैं रोज आकर, इनकी एक चेयर है, रोज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर आके बैठते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, कोई एक और इंडिविजुअल आता है, वो आके इस चेयर को कैप्चर कर लेता है, वो चेयर छोड़ता नहीं है। तो इस स्थिति में जुडिशरी उसे रिट इश्यू करती है को वारंटों का, कि आपके पास कौन सी अथॉरिटी है, कौन सा वारंट आपको मिला है जिसके बेस के ऊपर आप इसके ऊपर जो है अपनी अथॉरिटी जता रहे हैं। तो यहां पर ये एग्जांपल भी हो सकती है, मानिए यहां पर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो यहां पर क्या करता है, कोई और किसी दूसरी पार्टी का आदमी जो है यहां पर आके बैठ जाता है, तो वो भी
क्या उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए को वारंटो इशू किया जाता है। यानी इस पर्सन को यह पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी है कि जो तुम इस लीगल चेयर को जो है वो हथिया रहे हो। तो क्या कह रहा है, इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, कि इस प्रकार के कोई पब्लिक ऑफिस में कोई इंडिविजुअल बैठ जाता है, उसके क्लेम को चेक करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए को वारंटो का रिट जो है इशू किया जाता है। Hence it prevents illegal assumption of public office by a person। तो गाइस इंडिया में तो खैर आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी भी आप अगर मालदीव्स देखें या फिर आप मिडिल ईस्ट की काफी सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पर एक जो है वो राज तख्त को पलटने की बात की जाती है। एक किंग होता है या एक रूलर होता है और दूसरे जो उसके अपोनेंट्स होते हैं वो किसी न किसी तरीके से तख्ता पलट करते हैं। इस स्थिति में ये आपका को वारंटो जो है, मानिए कि आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस या कोई और पार्टी जो है वो तख्ता पलट करती है, तख्ता पलट करके इस सीट को तो अपना लेती है, लेकिन इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछेगा कि आपने ये जो सीट पर अपना क्लेम जता रहे हैं इसके ऊपर आपकी अथॉरिटी क्या है। तो इस स्थिति में ये को वारंटो इस्तेमाल होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन इंडिया में इतनी नहीं है। तो यही कारण है कि इस प्रकार की रिट बहुत कम देखने को मिलती है। तो गाइस क्या कह रहा है, द रिट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ अ सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट करेक्टर क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप उन्हीं ऑफिस में अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल बैठता है जो स्टैट्यूटरी हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, उन्हीं के खिलाफ इस प्रकार की रिट जो है इशू होगी। ऐसी रिट अगर कोई मिनिस्टर के ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस में कोई आके दूसरा इंडिविजुअल बैठता है तो वहां पर आप ये रिट जो है इशू नहीं कर सकते। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। जैसे कि आपको 4 रिट्स मिली हैं, बाकी वाली हैबियस कॉर्पस होगी, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरेरी, लेकिन ये जो को वारंटो रिट है ये इसको आप कोई भी जो है एनी इंटरेस्टेड पर्सन है, नॉट नेसेसरली बाय द एग्रीव्ड पर्सन। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर आके कोई और पर्सन बैठ जाता है तो यहां पर ये एग्रीव्ड पर्सन कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जरूरी नहीं है कि यही कोर्ट में जाएं एग्रीव्ड बनके कि मुझे ये प्रॉब्लम है या इस प्रकार का सिचुएशन यहां क्रिएट हुआ है। कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जो है इस मसले को लेके जुडिशरी में पहुंच सकता है। तो गाइस इस प्रकार से हमारी रिट्स हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। गाइस आपको ये लगता होगा, अगर आप फ्रेशर हैं, कि ये वीडियो लंबी है या इसमें काफी ज्यादा डेप्थ है, तो गाइस मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि आज कल के डेट में जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सेट किए जा रहे हैं गाइस, वो डेप्थ में आपको नॉलेज कितना है कंसेप्ट का, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो सेट किए जा रहे हैं। आप किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते मोटा मोटा पढ़ के। तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी चीज पढ़नी है वो अच्छी डिटेल में पढ़नी है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है, ताकि अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना आए एग्जाम में, आप उसको इजीली बहुत आराम से जो है वो करेक्ट करो और अच्छे रैंक के साथ अपने एग्जाम को क्लियर करो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर इसे लाइक करें। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी शेयर की जाती है। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है या कोई सुजेशन देना चाहते हैं तो गाइज आप कमेंट कर सकते हैं। आप almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर का भी हेल्प ले सकते हैं। गाइज हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और ऑलमाइटी गाइडेंस को ज्वाइन करना है। इसका ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग द हिंदू न्यूज़पेपर जैसे इंपॉर्टेंट काफी न्यूज़पेपर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में मिलेंगे। इसके साथ साथ करंटली जो मंथली करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स होती हैं, एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस की, वाजीराम हो गया, विजन हो गया, दृष्टि, द्रोणाचार्य, इन सब की भी आपको वाजीराम जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट यहां देखने को मिलेंगी, एनसीईआरटीज मिलेंगी। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं गाइज, जो भी मेरे पास अवेलेबल होती है, मैं इमीडिएटली यहां पर शेयर करता रहता हूं। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहें और आप अपने नॉलेज को बूस्ट करते रहें, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार की वीडियोस को, पीडीएफ्स को, जो गरीब बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उन तक इस प्रकार की वीडियोस को, पीडीएफ्स को शेयर करना। और खुद अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप पर अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।